नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण कानूनी मामले की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ जी, यह है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे आमतौर पर लोग भोपाल गैस त्रासदी मामले के तौर पर जानते हैं। हमारे पास इस केस से जुड़े अदालती दस्तावेज हैं। AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 273 के कुछ अंश। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इस ऐतिहासिक मामले के मुख्य कानूनी पहलू क्या थे, नतीजे क्या निकले, और खासकर औद्योगिक आपदाओं में दायित्व और मुआवजे के सिद्धांत कैसे तय हुए, है ना, इन दस्तावेजों के आधार पर। सही कहा। पहले थोड़ा सा याद दिला दें, ये मामला जुड़ा है 3 दिसंबर 1984 की रात से। हाँ, वो भयानक रात जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस लीक हुई थी। और उसके नतीजे 3000 से ज्यादा जाने गई और लगभग 2 लाख लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये आंकड़े वाकई दिल दहला देते हैं। यकीनन। और इसी त्रासदी ने कई पेचीदा कानूनी सवाल भी खड़े किए। जैसे अदालत के सामने मुख्य मुद्दे क्या थे? सबसे पहले तो क्या भारत सरकार हमारी सरकार पीड़ितों की तरफ से केस लड़ सकती थी, एक रिप्रेजेंटेटिव सूट? अच्छा। और दूसरा, क्या पीड़ितों को फौरन कोई मदद, कोई अंतरिम मुआवजा मिलना चाहिए था जब तक केस चल रहा है? जरूरी सवाल। और शायद सबसे अहम, क्या ऐसे मामलों में खतरनाक इंडस्ट्रीज से जुड़े हादसों में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है? यानी कंपनी की जिम्मेदारी भले ही लापरवाही साबित न हुई हो। बिल्कुल। तो चलिए इस उलझे हुए मामले की कानूनी परतों को खोलते हैं। ठीक है। तो त्रासदी के फौरन बाद क्या हुआ कानूनी मोर्चे पर? जैसा दस्तावेज बताते हैं, भोपाल की अदालतों में करीब 3,500 3,500 सिविल और क्रिमिनल केस फाइल हो गए। बाप रे, एक तरह का कानूनी सैलाब आ गया। हाँ जी। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। कौन सा कदम? उन्होंने भोपाल गैस रिसाव आपदा दावों का प्रसंस्करण अधिनियम 1985 पास किया। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे सरकार को एक कानूनी अधिकार मिल गया कि वो सभी पीड़ितों की तरफ से केस लड़ें, सबका प्रतिनिधित्व करें। ये बात दिलचस्प है कि मामला पहले अमेरिका भी गया था, है ना? हाँ, लेकिन वहां की अदालत ने कहा कि केस भारत में ही सुना जाना चाहिए। क्यों? उनका तर्क था कि घटना भारत की है, पीड़ित भारतीय हैं, सबूत भारत में है, तो सुनवाई भी यही हो। ठीक है, तो मामला भारत वापस आया। हाँ, और फिर भारत सरकार ने सितंबर 1986 में भोपाल जिला न्यायालय में यूनियन कार्बाइड पर मुआवजे का दावा किया, करीब 3900 करोड़ रुपए का। और यही वो अंतरिम राहत वाली बात आई। बिल्कुल। जिला अदालत ने यूनियन कार्बाइड को तुरंत 350 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत देने का आदेश दिया, फौरी मदद के तौर पर। जी। लेकिन यूनियन कार्बाइड इसके खिलाफ हाईकोर्ट चली गई, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट ने क्या किया? उन्होंने इस राशि को घटा दिया। हाँ, घटाकर 250 करोड़ कर दिया। हाईकोर्ट का मानना था कि अंतरिम राहत का आधार वो अंतिम मुआवजे के अनुमान पर होना चाहिए, और उनके हिसाब से 250 करोड़ ठीक था। अच्छा, तो जाहिर है दोनों ही पक्ष संतुष्ट नहीं हुए होंगे। नहीं, सरकार भी नहीं, यूनियन कार्बाइड भी नहीं, और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने क्या रास्ता अपनाया? लंबी सुनवाई की या? यहीं थोड़ा अप्रत्याशित मोड़ आया। कोर्ट ने लंबी मुकदमेबाजी के बजाय सीधे समझौते पर जोर दिया। समझौते पर? इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, फरवरी 1989 तक मामला काफी खिंच चुका था। त्रासदी को कई साल बीत गए थे। हाँ, और पीड़ितों को तत्काल मदद की जरूरत थी। बिल्कुल। और मुकदमे का नतीजा क्या होगा, कब आएगा, ये भी तय नहीं था। तो कोर्ट ने इन सब बातों को देखते हुए एक समझौते का प्रस्ताव रखा और उसे फाइनल किया। तो समझौता हुआ कितने का और शर्तें क्या थीं? समझौता हुआ 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। उस समय ये करीब 715 करोड़ रुपए बनते थे। ये रकम यूनियन कार्बाइड को भारत सरकार को देनी थी? हाँ, ताकि सरकार उसे पीड़ितों में बांट सके। और सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि इस समझौते से यूनियन कार्बाइड के खिलाफ सारे सिविल और क्रिमिनल दावे, मौजूदा और भविष्य के, वो खत्म माने जाएंगे। सारे क्रिमिनल दावे भी खत्म? ये तो काफी विवादास्पद रहा होगा। बिल्कुल। आपराधिक कार्रवाई को इस तरह समझौते में खत्म करने पर बहुत सवाल उठे थे, लेकिन कोर्ट का तर्क था कि पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाना सबसे जरूरी है। खैर, इस पूरे मामले से कुछ बड़े कानूनी सिद्धांत तो निकले होंगे। हाँ, वो बहुत अहम है। सबसे बड़ा तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी
यानी कठोर दायित्व के सिद्धांत की पुष्टि हुई। मतलब ये कि जो उद्योग खतरनाक काम करते हैं उनकी ये सबसे बड़ी और नॉन ट्रांसफरेबल जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा पक्की करें। और अगर कोई हादसा होता है तो वे मुआवजा देने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। ये देखने की जरूरत नहीं कि उनकी लापरवाही थी या नहीं। अच्छा, यानी एब्सोल्यूट लायबिलिटी जैसा। काफी हद तक ये भारत में कॉर्पोरेट जवाबदेही के लिए मील का पत्थर था। और क्या सिद्धांत स्थापित हुए? एक तो ये कि पीड़ितों को मुआवजा पाने का अधिकार है। दूसरा, सरकार का पीड़ितों की ओर से केस लड़ने और समझौता करने का अधिकार, जिसे रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं, वो भी मान्य हुआ। और समझौते वाला रास्ता? हाँ, ये भी माना गया कि ऐसी बड़ी आपदाओं में त्वरित राहत के लिए कोर्ट की निगरानी में समझौता एक वैध तरीका हो सकता है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पीड़ितों को लंबी लड़ाई से बचाने और तुरंत राहत देने के लिए ये रास्ता चुना। हाँ, हालांकि समझौते की रकम और शर्तों पर बहस हमेशा रही, पर इसने खतरनाक उद्योगों की जवाबदेही तो तय की। बिल्कुल, ये मामला दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका ने एक अभूतपूर्व त्रासदी में कानूनी दांवपेच के बीच राहत पहुंचाने की कोशिश की। सही कहा, पर यह समझौता हमेशा चर्चा का विषय रहा है। और यही हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, कि ऐसी भयानक घटनाओं में जहां इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी हो, वहां मुआवजे की पर्याप्तता क्या है, कैसे तय हो? और क्या ज्यादा जरूरी है, तुरंत मिली राहत भले ही कम हो या फिर न्याय की लंबी प्रक्रिया का इंतजार? ये संतुलन बनाना शायद सबसे मुश्किल काम है। इस पर आगे भी सोचा जा सकता है।